नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम उत्तर प्रदेश जीके विशेष का लेक्चर ले रहे हैं, उसी कड़ी में ये हमारा दूसरा लेक्चर है और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपको ये सब समझ में आ रहा हो। तो आगे चलते हैं, हम इसमें देखते हैं लेक्चर नंबर 2 में यहाँ पर बात करी जाएगी जनगणना की 2011 की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने यहाँ कुछ ऐसे फैक्ट दिए हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप कृपया करके इसे ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन भी करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। भारतीय जनगणना का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, वो है आपके हेनरी वॉल्टर। ठीक है, भारत की प्रथम अनौपचारिक जनगणना कब हुई? 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल। ठीक है, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई निश्चित नहीं थी। ठीक है, और जो भारत की पहली औपचारिक हुई, जो फॉर्मल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, जिन्हें हम प्यारे रिपन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जनगणना के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मतलब कौन इसको सुपरवाइज करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जनगणना के लिए क्या है? नोडल मिनिस्ट्री है। कौन सी? गृह मंत्रालय। जनगणना का विषय क्या है, मतलब जनगणना जो है वो किस चीज का विषय है? हमारे संविधान के हिसाब से हम देखें तो जनगणना क्या है? देखिए, 3 तरीके की सूची होती है। एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची है। तो जनसंख्या जो हमारा विषय है, मतलब जनगणना जो हमारा विषय है वो कौन सी सूची का है? वो है संघ सूची का, मतलब केंद्र सरकार का। ठीक है, यूनियन लिस्ट में शामिल है। और जनगणना से जो संबंधित अनुच्छेद है हमारे भारतीय संविधान में जो इससे डील करता है, ठीक है, जनगणना के बारे में, वो क्या है? आर्टिकल 246। और ये क्या है? 7वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, और क्रम इसका क्या है? 69 पर ये सूचीबद्ध है। ठीक है, भारत की प्रथम स्वतंत्र जनगणना कब हुई? मतलब इंडिया की जो अपनी प्रथम स्वतंत्र जनगणना है वो कब हुई? 1951 में। इन चीजों को आपको ध्यान में देना है कि प्रथम अनौपचारिक, औपचारिक, और ठीक है कि भारत की स्वतंत्र जनगणना कब हुई। ठीक है, अब देखते हैं जनगणना 2011 के बारे में, क्योंकि हमको पता है कि जो जनगणना होती है वो हर 10 साल में की जाती है, बट 2011 के बाद जो हमारी जनगणना होनी थी 2021 में होनी चाहिए थी, पर कोविड के कारण वो नहीं हो पाई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो 2011 की जनगणना है अभी यही चल रही है और एग्जाम में ये पूछी जा रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं तो ये भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद कौन सी थी? 7वीं जनगणना। ठीक है, ये जो जनगणना हुई कितने चरणों में हुई? 2 चरणों में होती है। देखिए, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ये पूछा गया है, यूपी पुलिस के में, ये 2011 की जो जनगणना थी ये कितने चरणों में हुई? तो हमको यहाँ पता चल जाएगा 2 चरणों में हुई है। ठीक है, अब इस जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो ये थे आपके सी चंद्रमौली जी, इसके जनगणना आयुक्त थे। और जो 2011 की जनगणना थी इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षक। ठीक है, और जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था 2011 का? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ठीक है, यह पहली बार है कि जब जो जनसंख्या हमारी हुई है, जो बायोमेट्रिक जानकारी के हिसाब से जो डाटा है वो एकत्रित किया गया था 2011 की जनगणना में। ध्यान रखना है हमको। देखिए, दशकीय जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, ठीक है, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पास है। यहां पर बात चल रही है, ठीक है, जो भारत की जो जनगणना होती है उसके संचालन की जिम्मेदारी किसके पास होती है? मतलब जो सर्वोच्च पद होता है तो वो किसके पास होता है? कि वो होते हैं भारत के जनगणना आयुक्त, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। ठीक है, जो भारत में क्या है? जनगणना के लिए सर्वोच्च पद है। आगे देखते हैं, यूपी पुलिस में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, पिछले जनगणना आयुक्त, ठीक है, पहले जनगणना आयुक्त भारत के कौन थे? 1881 में थे। क्या थे? श्री W प्लाडेन इनका नाम था। ये क्वेश्चन आपको SSC वगैरह के एग्जाम में कहीं देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं हम कि भाई यहां पर हम जो देख रहे हैं कि महारजिस्ट्रार कौन है और जनगणना आयुक्त कौन है, इन सब चीजों को लेकर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो इस पॉइंट पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, 1881 से लेकर 1941 तक इसे क्या बोलते थे? जनगणना आयुक्त बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद 1949 से भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त इसको बोला जाता है। ठीक है, महारजिस्ट्रार बोल दीजिए या जनगणना आयुक्त आप इसको बोल सकते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम क्योंकि यूपी से संबंधित जीके से टैकल कर रहे हैं तो हम यूपी के बारे में जनगणना से संबंधित आंकड़े देखेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के हिसाब से, मतलब जनगणना के हिसाब से हम देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो आबादी है वो देश की आबादी का कितने प्रतिशत है? तो वो क्या है? 16.5%, 16.51%।
हिस्सेदारी है भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की, जो कि सबसे ज़्यादा है। प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, जिसे हम बोलते हैं 200 मिलियन, लगभग 20 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। अगर हम आंकड़े के हिसाब से पूछें तो क्या है, 19,98,12,341 आदमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, अब अगर जो ये नई जनगणना होगी इसके हिसाब से हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये आबादी बढ़ने वाली है। अब इसमें देखते हैं कुल कितने पुरुष हैं और कुल कितनी महिलाएं हैं, मतलब इनका प्रतिशत हमको याद रखना है। ठीक है, ये तो हमको याद नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो मतलब कितने हैं ये टोटल हम बता दें तो पुरुष कितने हैं इस आबादी में, टोटल उत्तर प्रदेश की 52% पुरुष हैं। ठीक है, और 47% के करीब महिला हैं। तो बशर्ते महिलाओं के मुकाबले पुरुष जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग का कुल प्रतिशत कितना है, 15.41%। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश के कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। उत्तर प्रदेश में जो हमारी जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या का 77.70% हिस्सा जो है क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है, जो कि कितना है 15,53,17,278 व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ग्राम में निवास करते हैं। अब यहीं पर हम देखते हैं शहरी जनसंख्या व उसका प्रतिशत कितना है, तो 4,44,95,063 जो व्यक्ति हैं वो शहर में निवास करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 22.30% जो लोग हैं वो शहर में निवास करते हैं। अब हम देखते हैं आगे, देश में शहरी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो शहरी जनसंख्या है जो शहर में रहती है राज्य में, वो महाराष्ट्र में रहती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान आता है। ठीक है, कितनी है उत्तर प्रदेश में, 11.79% जनसंख्या शहर में निवास करती है। ठीक है, देखते हैं 2001 से 2011 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, जो एवरेज जो ग्रोथ हुई है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 2001 से 11 के दौरान वो कितनी हुई है, 20.22%। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार के एग्जाम में पूछा गया है, कम से कम ये 20वें एग्जाम में पूछा गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगला देखते हैं, 2001 से 2011 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर में गिरावट कितनी है। तो वृद्धि देखी गई है, गिरावट कितनी है, 5.63%। और पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी है, 19.31%। और महिलाओं की जनसंख्या में जो वृद्धि दर है वो कितनी हुई है, 21.23%। तो यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो पुरुष आबादी है वो महिला आबादी के मुकाबले ज़्यादा है। ठीक है, और वहीं हम दशकीय वृद्धि दर देखेंगे 2001 से 2011 के दौरान, तो पुरुष आबादी के मुकाबले में महिला आबादी ज़्यादा बढ़ी है। देखिए पुरुष कितनी है, 19.31%, और महिला कितनी है, 21.23% की वृद्धि हुई है। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो 2001 से 2011 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर पुरुषों से कितने प्रतिशत अधिक रहा है, मतलब महिलाओं का कितने प्रतिशत अधिक रहा है, जो औसत है। ठीक है, वो है 1.92% ज़्यादा रहा है। अब देखें देश के सभी राज्यों के मध्य दशकीय वृद्धि दर के मामले में यूपी का स्थान कितना है। तो 14वां स्थान उत्तर प्रदेश का आता है जो दशकीय वृद्धि हुई है जनसंख्या में। ठीक है, और यूपी का औसत जनघनत्व कितना है, 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है, यूपी लेखपाल में भी पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश के औसत जनघनत्व में वृद्धि कितनी हुई है, 139। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, जनघनत्व के मामले में देश के सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के मध्य उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है, तो 9वां स्थान है। केवल राज्यों में स्थान कौन सा है, 4था स्थान है। ठीक है, आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है, जो सेक्स रेशो है वो कितना है। देखिए 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है। अब यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो SC कैटेगरी है उसमें देखिए 1000 पुरुषों पर 907 महिलाएं हैं। ठीक है, और देखिए वहीं जनजाति में आप जाकर देखेंगे तो 1000 पुरुषों पर 951 महिलाएं हैं। यह बहुत ही देखने लायक और रोचक तथ्य है। देखिए जो जनजाति हैं जो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं उनमें देखिए महिलाओं का परसेंटेज कितना अच्छा है। ठीक है, बसर मुकाबले जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति है, अगर अनुसूचित जाति के बाद अगर हम देखते हैं जो भी अपर लेवल पर आते हैं, ठीक है, उन सब में उनमें और ज़्यादा गिरा हुआ है। ठीक है,
तो अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता कितनी है, मतलब उत्तर प्रदेश में जो एवरेज लिटरेसी है। लिटरेसी का मतलब है कि कोई आदमी जो भी उत्तर प्रदेश की भाषा है, हिंदी है, उर्दू है, उसको अपनी बोल सकता है और लिख सकता है, उसे हम बोलते हैं साक्षर। ठीक है, तो 67.70% जो आदमी है उत्तर प्रदेश में साक्षरता है। ठीक है, 2001 से 11 के मध्य वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि कितनी होती है, वो कितनी है, 14 की होती है। ठीक है, 2001 से 2011 के मध्य यूपी की औसत साक्षरता दर में वृद्धि कितनी होती है, तो 11.34% उत्तर प्रदेश की जो एवरेज लिटरेसी रेट है उसमें जो ग्रोथ होती है वो कितनी है, 11.34%। उत्तर प्रदेश में जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है, 77.30%। और वहीं महिला साक्षरता कितनी है, 57.20%। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों जो पॉइंट है ये आपको बहुत ही ध्यान में रखने हैं। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, अगर इसमें कोई कमी है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसमें ज़रूर सुधार करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा होता है, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कोई रिलेटिव के साथ इसको शेयर करते हैं। नमस्कार।